जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष अग्रवाल क्लियर डाउट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्लास 7th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हिट जो एनसीईआरटी और एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर 4 है, ये उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा, और अगर लास्ट तक आपको लगे कि वीडियो कंटेंट अच्छा है, सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये जो हमारा चैप्टर बेटा हिट की हिंदी क्या होती है? ऊष्मा। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने, जैसे इन डेली लाइफ्स वी कैन सी दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जो हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, ऑब्वियसली किससे बनते हैं बेटा? एनिमल फाइबर्स। मीन्स हमारे यहाँ पे एक वर्ड आया फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स ऑलरेडी हम लोग क्लास 6 में स्टडी करके आपको पता है कि फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स और फैब्रिक्स क्या होते हैं। फाइबर्स जो एक थिन थ्रेड लाइक ए स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? फाइबर्स। और ऑब्वियसली उस फाइबर से मिलकर बनता है फैब्रिक्स। और फाइबर्स कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा? या तो फाइबर्स आपके एनिमल से मिलता है या फिर प्लांट से मिलता है। यहाँ पे जो वूलन क्लॉथ्स है, ऑब्वियसली हमको पता है सीप है, पोलर बियर से हमको क्या मिलता है? फाइबर्स। और ये एनिमल्स फाइबर से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। और वूलन वस्त्र का काम क्या होता है? हम लोग क्यों पहनते हैं? अपने बॉडी को वार्म करने के लिए, हीट करने के लिए, ठीक है। सेम एज जो कॉटन क्लॉथ्स होता है बेटा, क्या ये प्लांट फाइबर से बनता है, ठीक है। हम लोग वूलन क्लॉथ्स को पहनते क्या है बेटा? ड्यूरिंग विंटर्स। हम लोग ठंड में क्यों पहनते हैं? जब हमारे चारों ओर ठंडा होता है। जैसे हमारे यहाँ जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है विंटर सीजन्स में, वी आर वेयरिंग व्हाट? वूलन क्लॉथ्स। क्यों? क्योंकि वो वूलन क्लॉथ्स पहनने से हमारे बॉडी को क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, गर्माहट मिलती है। दैट इज द रीजन के कीप अस वार्म। एंड हम लोग जब लाइट कॉटन क्लॉथ्स कब पहनते हैं बेटा? जब गर्मी होती है। जैसे अभी देखिए, अभी काफ़ी गर्म मौसम हो रहा है, तो हम ज़्यादा प्रीफर क्या करते हैं? फाइट या लाइट कपड़े पहनने का। रीजन ऐसा क्यों होता है? दिस गिव्स अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। और ये लाइट क्लॉथ्स क्या होता है बेटा? आपको कूल रखता है, बहुत गर्म नहीं होने देता। तो एक्चुअली वूलन कपड़ा आपको हीट कर रहा था, ये कॉटन कपड़ा हमको कूल कर रहा था। ताकि इसके पीछे रीजन्स क्या होते हैं? मीन्स एक जगह पे हॉट गर्मी लगी, एक जगह पे ठंडा लगा, तो हमें कैसे पता चला? ऑब्वियसली इसको हम फील करते हैं, इसको महसूस करते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है ना, वो हमारे हिट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली हम लोग इतनी सारी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड होता है, उसके पीछे के रीजन्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, सेम एज कुछ और भी चीज़ें, जैसे घर के बाहर अगर आप ठंड के टाइम में आप घर से बाहर निकले, आपको क्या पता है? कोल्ड, ठंड लगती है। लेकिन जब आप सूरज में जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो एक ही समय में हम घर के अंदर हमको ठंडक महसूस हुई है। हम जब सनलाइट के ऊपर गए तो हमें वार्म महसूस हुआ। लेकिन ठीक इसका उल्टा देखिए, समर में जब आप बाहर जाते हो तो आपको क्या लगता है? बहुत तेज़ गर्मी लगती है ना, हम लोग घर में आना चाहते हैं। यानी कि एक इंसान एक ही समय में सीजन के बदलने के बाद, एक समय सीजन बदला, गर्मी का मौसम है तो हमें घर में अच्छा लगता है, कूलर चला के, एसी चला के हम लोग आराम करते हैं, धूप में जाना पसंद नहीं करते। ठीक इसका उल्टा, जब ठंड का मौसम आता है तो आप घर में नहीं, छत पे जाना पसंद करते हो, सूर्य की रोशनी में जाना पसंद करते हो। तो आखिर बदल क्या रहा है? बदल रहा है बेटा, हीट बदल जा रहा है, टेम्परेचर बदल जा रहा है। मेन डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड का, हमारी बॉडी, हमारा टेम्परेचर्स, दैट इज द मेन रीजन कि ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड है। इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? बदल रही हैं, है ना। तो इसीलिए हमको जो जानना है वो क्या जानना है? हॉट और कोल्ड के बारे में। यानी कि सारी चीज़ें घूम फिर के कहाँ आ रही थी? हॉट एंड कोल्ड के पे। हॉट क्या है तो कोल्ड क्या है, इनको समझते हैं। देखिए, हमारे डेली लाइफ में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट होता है हॉट और कुछ होता है कोल्ड। ऑब्वियसली आप अपने घर में चारों ओर जितनी भी चीज़ें देखो, उसमें या तो चीज़ें आपकी गर्म होगी या फिर ठंडी होगी। जैसे लाइक यहाँ पे देखिए, गर्म टी है। ऑब्वियसली चाय कोई ठंडा पीना पसंद करता है? ऑब्वियसली नहीं। तो टी आपका यहाँ पे हॉट होता है। लेकिन देखिए, आइस कैसा होता है? कोल्ड। हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कैसा होता है? ठंडा। तो गर्मी के टी में हम लोग ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, आइस से बने हुए जूसेज लेते हैं। और लेकिन गर्मी के टाइम में भी अगर हम टी लेते हैं तो हॉट लेते हैं, ठंडा टाई नहीं लेते। यानी कि इसीलिए कहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके पास हॉट है, कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड है। तो अब हमें जब यहाँ, जैसे यहाँ देखिए, ये वेपर्स है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें बेटा कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? क्योंकि अब बहुत गर्म चीज़ है, जिससे वेपर निकल रहा होगा, तो उसको अब छू के तो नहीं देखने जाएंगे ना कि कितना हॉट होगा, कितना ठंडा होगा।
तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, छू के करना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनके साथ हमें क्या करनी चाहिए, सावधानी रखनी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब फ्लेम जलाइए, स्टोव जलाइए या गैस जलाइए तो वहाँ पे क्या रखनी है बेटा, सावधानी रखनी है। दैट मीन्स सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर्स। ऑब्वियसली इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या होगा, ये ठंडा है, ये गर्म है, तो ये दोनों में अंतर क्या है, सिंपली एक टेम्परेचर डिफरेंस है। टी आपका गर्म होता है, आई सबका ठंडा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है बेटा, ठीक है। तो मेन पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर दैन द अदर। आखिर जब हम इसको उसको आखिर पता कैसे करेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट गर्म है, कौन ऑब्जेक्ट ठंडा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहला और बेसिक तरीका क्या है, टच करना। जब तक हम उसको छुएंगे नहीं, हमें महसूस नहीं होगा। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है, जिसको हम लोग करके देखते हैं। ऑब्वियसली हम क्या करना है, सेंस ऑफ टच। जब तक हम सेंस टच नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो एक एक्टिविटी है, देखिए यहाँ पे 3 स्मॉल ट्यूब्स A, B और C है। हमने क्या किया, 3 स्मॉल टब्स लिए हैं, कंटेनर्स लिए हैं, ए जिसको नाम दिया A, B और C। ये आप देखिए A, B और C। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए। हमने जो A लिया है इसके अंदर बेटा डाला है कोल्ड वाटर, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, कोल्ड वाटर, ठीक है। ये जो आपका B है इसके अंदर हॉट वाटर है, और ये जो C है इसके अंदर बेटा हॉट और कोल्ड दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पे हॉट और कोल्ड वाटर दोनों मिक्स कर रहे हैं। मतलब क्या है, आपका कंटेनर A है, हमने इस तीनों कंटेनर्स में अलग अलग वाटर्स फिल किया है। इसमें आपका ठंडा पानी है, इसमें आपका गर्म पानी, और इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हॉट और कोल्ड। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हमें इन तीनों कंटेनर्स के अंदर ना अपने पहले क्या करना है, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में डाल रहे हैं, ठीक है, और राइट हैंड को कंटेनर बी में डाल रहे हैं। यानी कि एक ही समय हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड को, ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, राइट हैंड को, ठीक। कुछ देर रखने के बाद कीपिंग द हैंड्स इन 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट्स के लिए रखना है बेटा। अब इतना गर्म नहीं कि हमारा हाथ जल जाए, ठीक है। उसके बाद इन बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली कंटेनर से, इन दोनों हाथ को एक साथ कंटेनर सी में डालना है। यानी कि दोनों हाथ हम निकालेंगे और क्या डालेंगे, कंटेनर सी के अंदर डाल देंगे। तो बेटा होगा क्या, एक्चुअली इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे एक NCERT में क्वेश्चन दिया है कि बुजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन द मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड। मतलब एक्चुअली जो सी में होगा तो पानी तो एक ही जैसा होगा, लेकिन जब हमने दोनों हाथ को डाला तो मग सी के अंदर हमारा राइट हैंड ये कह रहा है, लेफ्ट हैंड ये कह रहा है कि बेटा पानी गर्म है, जबकि राइट हैंड कह रहा है ठंडा है। तो ऐसा कैसे कंक्लूजन हो सकता है, एक ही पानी एक समय 2 टेम्परेचर कैसे शो करके देती है, ऐसा क्यों हुआ। ऑब्वियसली वो कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, कि एक ही वाटर एक समय में हॉट भी हो और कोल्ड हो। ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ कि हम जब हमारा जो लेफ़्ट हैंड जो ठंडे पानी में था, हमारा ये जो लेफ़्ट हैंड जो कोल्ड वाटर में था ना, उसने 1, 2 या 3 मिनट में ना कोल्ड के हिसाब से अपने टेम्परेचर को मेंटेन किया, जबकि जो बी आपका हॉट था उसने हॉट के हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन किया। तो जो पहले से गर्म है वो अगर नॉर्मल पानी में भी जाएगा तो उसको गर्म लगेगा, लेकिन जो हाथ ठंडा है हमारा, उसको पहले ठंड से अचानक से वो गर्माहट में तो नहीं आएगा, वो धीरे 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 टेम्परेचर उसका राइज करेगा और तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि पानी गर्म है। तो ऑब्वियसली हम एक समय में 2 सेंस क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे दोनों हैंड का टेम्परेचर अलग अलग था, ड्यू टू द डिफरेंट कंटेनर्स। दैट इज द रीजन कि वहाँ पे एक ही पानी 2 अलग अलग टेम्परेचर को फील करा रही है, एक को हॉट को और एक कोल्ड को। तो इस एक्टिविटी के द्वारा आप एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू शो दैट द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, यू कैन हेल्प दिस एक्टिविटी। गॉट इट। नाउ अ रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे जो हमने देखा कि सब मेन डिफरेंस क्या है बेटा, टेम्परेचर, जिसको हिंदी में तापमान कहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तापमान। यानी कि यहाँ पे सारा कहानी किसके ऊपर डिपेंड था, तापमान के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। इस शॉर्ट में पूरा लिखेंगे। तो अब ये जो टेम्परेचर है ये मेजर कैसे करेंगे, कैसे नापेंगे, तो इसके लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसको बोलते हैं बेटा थर्मामीटर।
यानी कि अब हम लोग हाथ से टच तो कर लेंगे, फील तो कर लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं बता सकते ना कि कितना होगा। तो ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसके मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस बनाया गया, जिस डिवाइस को बोलते हैं बेटा थर्मामीटर। ये क्वेश्चन ये भी है आपका कि द नेम द डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर, व्हाट इज द आंसर बेटा? थर्मामीटर। सो क्या बोलेंगे? थर्मामीटर बोलेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो थर्मामीटर क्या है बेटा? थर्मामीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जो आपके क्या नापेगा? टेम्परेचर को नापेगा। अब थर्मामीटर के ना मेनली दो टाइप्स होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट टाइप होगा क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है बेटा आपका? क्लिनिकल। और दूसरा टाइप है आपका लेबोरेटरी। ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल, तीसरा लेबोरेटरी। आजकल एक थर्मामीटर और आ गया है जिसको डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। ऑब्वियसली डिजिटल थर्मामीटर हमको ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, मेनली हमको क्लिनिकल और लेबोरेटरी के बारे में जानना है। तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है बेटा, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे मतलब ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। अब ये एनिमल के बॉडी टेम्परेचर को मेजर नहीं करेगा, क्योंकि अब गाय हो, भैंस हो, बैल हो, बड़े बड़े जानवर हो, उनके अंदर तो हम टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते ना थर्मामीटर लगा के माउथ में रख के। तो अब इसलिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो वो थर्मामीटर जो ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करे, इसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हमारे बॉडी को मेजर करेगा। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ दिखता है ना, ये आपका एक मैनुअल क्लिनिकल थर्मामीटर है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर में ना एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब का बना होता है बेटा। ठीक है, इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। ये हिस्सा जो होता है ना, ये हिस्सा एक बल्ब होता है। ऑब्वियसली एक मेटल होता है ये जो है एक मेटल है। ठीक है, आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सी। और इसके अंदर ये जो आप धागा देख रहे हो, ये जो है ना, ये जो हिस्सा है, ये जो बीच में एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें फील होता है बेटा मरकरी। ठीक है ना, इस ग्लास के अंदर एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इस पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है मरकरी पारा जिसको बोलते हैं। और वही मरकरी, एक्चुअली अब मरकरी क्यों यूज होता है? बिकॉज मरकरी एक ऐसा मेटल है जो मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसके भी क्वेश्चन रीजन है बेटा, मरकरी इसमें क्यों यूज होता है? क्योंकि मरकरी है तो मेटल, यानी कि मेटल है तो हीट का अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे हीट को मेजर करना है। तो ऑब्वियसली हमको एक ऐसा डिवाइस, ऐसा मेटल चाहिए, एलिमेंट चाहिए जो हीट को कंडक्ट करे, हीट को पास करे। इसीलिए मेटल लेना पड़ेगा। और मेटल में भी एक, अगर कोई सॉलिड मेटल लेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर शो कैसे करेगा वो? तो इसके लिए यूज किया गया मरकरी को, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि घर के तापमान पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए मरकरी को इसके अंदर फील करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आपको दिखा रहा है, दैट्स शो द मरकरी लेवल। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर 37 दिखा रहा है। 37 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 37 हमारे बॉडी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, इसीलिए स्केल में दिखा रहा है। तो इसकी स्केलिंग यहाँ से होती है बेटा, यहाँ पे देखिए 35 से लेके 42 तक का स्केल होता है। हमारे जो बॉडी में 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का स्केल होता है थर्मामीटर के। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसका रेंज 35 to 42 एग्जिस्ट करता है ओनली, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। उससे ज़्यादा जाएगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उससे नीचे भी नहीं जाएगी, इसीलिए कम के स्केल में दिया होता है। और यहाँ पे एक स्केल दिया गया 10 का, उसके हिसाब से इसकी स्केलिंग बनाई जाती है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग स्केल बना हुआ है, तो उसके हिसाब से थर्मामीटर को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ऑब्वियसली इसको हम लोग लगाने के लिए या तो हम लोग हैंड के बीच में लगाते हैं या फिर हम माउथ में डालते हैं। और जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये मरकरी का लेवल राइज करेगा, और फिर हम बॉडी का टेम्परेचर यहाँ से जान पाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो टेम्परेचर है आपका, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा 35, 36, 35 मिनिमम और 42 मैक्सिमम। अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करें, एक्चुअली हमारे टेम्परेचर मेजर करने के हीट के 3 यूनिट्स होती है। एक आपका होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन। हमको इसका भी कन्वर्जन नहीं जानना ज़्यादा, मेनली डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, बस यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। तो फ़ारेनहाइट के अंदर स्केल की बात करें तो देखो स्केल क्या आपका 94 to 108। फ़ारेनहाइट में बेटा क्या है 94 to 108, और डिग्री सेल्सियस में क्या है 35 to 42। याद रखिएगा, किसका? क्लिनिकल थर्मामीटर का। ठीक है, इसके अंदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल दिया होता है। स्केल बेटा जो होगा उसको सेल्सियस स्केल बोलेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे डिग्री सेल्सियस से, डिग्री सी से। रेंज क्या होता है फ्रॉम 35 to 42, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है 94 से 108।
ये ऑल्सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना है, वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क करता है। अब बात करते हैं रीडिंग की, कि थर्मामीटर हम लोग देखेंगे कैसे, रीडिंग कैसे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस दिखा रहा है आपको 35, 36, 37, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 का देखिए स्केलिंग है सबके बीच में। द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, दो बड़े मार्क्स के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में ये दोनों मार्क्स दिख रहा है, ठीक है। नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे 5 इंटरवल्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरवल्स 5 का है या 10 का है। द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स। ये जितने भी बड़े मार्क्स हैं वो 1 डिग्री को शो करते हैं, जैसे 35 का 36 आ गया, 37 आ गया। और ऑब्वियसली अगर 35 और 36 के बीच में 5 डिविजन्स किए गए तो कितना होगा, अगर आप एक स्मॉल निकालें तो बेटा क्या होगा 1/5 ना, तो 1/5 क्या होगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ जो 1 लाइन है, ये जो 1 लाइन है जो उसके बीच में दिया गया है, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 0.2 डिग्री सेल्सियस की। सपोज अगर आपका मान लो यहाँ पे हो, ये 3rd लाइन पे हो, तो क्या होगा, अगर 37 के बाद 2 लाइन है तो कितना होगा 37 मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे करेंगे तो 94 से 95 96, ठीक है। 0.2 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि उसमें 0.2 दो बार है ना, 0.4 हो जाएगा, सॉरी ये 37.04 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से, और तरीका क्या होता है जब हम लोग थर्मामीटर देखते हैं, जैसे मान लीजिए थर्मामीटर है ना, तो हमको बिल्कुल अपनी आँखों के सामने रखना है। यानी कि स्केल को कभी आगे ऊपर नीचे ऐसा करके नहीं देखते हैं, बिल्कुल आपकी आँखों के फ्रंट सामने ये होना चाहिए, तभी आपको मरकरी का लेवल दिखाई देगा। आप नहीं करोगे तो दिखाई नहीं देगा। यानी कि आई साइट्स आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी आपको ये थर्मामीटर्स की रीडिंग दिखाई देगी मैनुअल के अंदर, क्लिनिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब भी आप यूज करिए वॉश द थर्मामीटर प्रेफरली विद इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग किसी का बॉडी टेम्परेचर नापते हो, खास करके जब माउथ में लगाते हो या बॉडी में लगाते हैं, तो वहाँ इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो कभी भी अगर इसको हम लोग को दोबारा यूज करना है या हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में उसको धोना चाहिए। अब रगड़ रगड़ कर नहीं धोना है बेटा, सिंपली डीप करके निकाल देना है, ठीक है। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। उसके बाद जब निकालिए तो इसको क्या करिए, अच्छे से पकड़ के, पकड़ना किस साइड से, ग्लास के साइड से, और उसको जर्क मारना है, झटका देना है। झटका क्यों देना है, क्योंकि जो मरकरी का लेवल हो ना वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस जर्क से क्या होगा बेटा, लेवल ऑफ मरकरी डाउन हो जाएगा, और आप याद रखिए इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो सबसे लास्ट स्केल है 35 का, उसके पास वो मरकरी रहे, तब जाके उससे क्या करिए, उसको अपने बॉडी में इंसर्ट करिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। हमारा जो माउथ में अगर आप रखते हैं जीभ के नीचे दबाइए किसको, वो जो बल्ब था। 1 मिनट के बाद उसको बाहर निकालिए और रीडिंग को नोट कर लिए। ये आपके बॉडी का टेम्परेचर बताएगा, और ये हमेशा बेटा याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस में बताता है। तो इस तरीके से आप लोग बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये 37 हमेशा फिक्स नहीं होता, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी बॉडी होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, फ्लोज होता है, अपना वर्किंग कैपेसिटी होती है। तो ऑब्वियसली ये स्लाइटली आगे पीछे होगा, एक एग्जैक्ट 37 नहीं होता, इसके आसपास ही होता है, ठीक। तो ऑब्वियसली यहाँ दैट इज द रीजन, यहाँ पर क्वेश्चन है, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली नॉट, सारे बॉडी का टेम्परेचर्स मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस सेम नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा ज़्यादा या कम होगा, स्लाइटली हायर स्लाइटली लोअर। नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर आपका क्या है बेटा 37 है, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ही मेजर करेगा। ह्यूमन बॉडी नंबर डज नॉट गो बिलो 35 टू एवर 42। जनरल हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती 35 से नीचे और 42 से ऊपर। अगर 42 है मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर आपके बॉडी का। दैट इज द रीजन दैट इज थर्मामीटर द रेंज 35 टू 42। इसीलिए इसका रेंज इससे ज़्यादा नहीं दिया गया है, एक नॉर्मल रेंज में रखा गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंसान को सर्वाइवल ही नहीं है, ह्यूमन सर्वाइवल ही नहीं है। इस तरीके से क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क करता है, इस तरह से इसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। अब कॉशंस और प्रिकॉशंस की अगर मैं बात करूँ तो डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ इंडियन ऑब्जेक्ट ओल्डर देन अ ह्यूमन बॉडी।
सबसे बड़ी बात, ह्यूमन बॉडी के अलावा कुछ किसी और चीज़ को क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। इसको बहुत तेज़ गर्मी में सन में, चूँकि ये टेम्परेचर को ही मेजर करता है, तो सन हीट में हो या बहुत गर्म जगह पे इसको मत रखिए क्लूम करके। कुछ और भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, जिससे कभी भी बॉल वाले साइड से, मेटल वाले साइड से उसको नहीं पकड़ना है, ठीक है। ऑब्वियसली वो टूटेगा तो मरकरी निकलेगा, उसकी रीडिंग ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मेटल को आप टच करेंगे उसको टेम्परेचर से मतलब है, वो टेम्परेचर राइज करेगा, एग्जैक्ट रीडिंग आपको वो नहीं बताएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रिकॉशंस में आप लोग को याद रखनी है, जिससे क्लिनिकल थर्मामीटर में। यहाँ पे देखिए कुछ प्रिकॉशंस मैंने ऑलरेडी नोट किया है। इट शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस। यूज करने से पहले और यूज करने के बाद इसमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज करिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मरकरी लेवल इज बिलो 35। इंश्योर हो जाइए कि उसकी रीडिंग 35 के नीचे है। कीप द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन अप साइड, जो मैं आपको समझा रहा था। कभी भी देखने के लिए लाइन अप साइड बिल्कुल सीधा होना चाहिए आँख के सामने। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, आसानी से हैंडल करिए। इफ़ द हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, ज़्यादा हिट होगा तब इसलिए ब्रेक हो जाएगा। एंड डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब विथ रीडिंग इट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कभी भी इसको बल्ब के साइड से, मीटर वाले साइड से इसको रीड पकड़ना नहीं है। तो ये सावधानियां बरतनी नहीं है। कब? जब आप लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करेंगे। चलिए अब दूसरा सा टाइप है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। प्रयोग, इसको लेबोरेटरी नाम ही है, लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला, जो हमारे लैब्स में यूज किया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो आपका है, ठीक है, ये जो रीडिंग है, अब इसकी जो रीडिंग बेटा देख रहे हैं, ये 0, 100, 101, यानी कि इसका जो रीडिंग स्केल आता है ना, वो 100 से अगर शुरू करें तो 110 तक आ रहा है, 0 से 110 तक आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज होता है बेटा -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ऑब्वियसली अगर लैब में यूज किया जाता है ना, लैब का स्केल बड़ा होता है, उसमें जो हम केमिकल्स यूज करते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, हीट करेंगे, तो थोड़ा सा बड़े स्केल की जरूरत है। इसीलिए इसका जो रेंज होता है बेटा वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस की आती है, ठीक है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली फ्रॉम -10 to 110। और ऑब्वियसली हमारे ह्यूमन बॉडी को नापने के लिए हमने क्या यूज किया? क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये उसके अलावा बाकी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है? लेबोरेटरी थर्मामीटर बनाया गया है, ठीक है। अगर और इसके अगर यूज की बात करें तो बाकी किसी भी लिक्विड हो, सॉल्यूशंस हो, उसमें क्या करना है? इसको सिंपली डिप करना है, उसको रीडिंग देखना है, ठीक है। शुड, इसको में भी कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टाइटल्ड, ये बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय सब्सटेंस। जैसे अगर एक लिक्विड है, यहाँ पर डीप्ड है, तो ऑब्वियसली अगर थर्मामीटर डालेंगे तो बेटा ये सॉल्यूशंस में पूरी तरीके से जो मेटल पार्ट है ना, ये इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। कम से कम पानी के अंदर या सॉल्यूशंस के अंदर वो मेटल पूरा इंसर्ट होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। ऑब्वियसली ये बल्ब है ना, इस कंटेनर के अर्थ को टच नहीं करना। टच करेगा तो एग्जैक्ट रीडिंग वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। एक एक्टिविटी दी गई है इसके लिए, इसमें सिंपली समझिए। एक यहाँ देखिए, एक टैप है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में हमने क्या किया? कुछ टैप वाटर, नॉर्मल वाटर लिया है। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर। हमने इस थर्मामीटर को इसमें डाला इस तरीके से कि ये घुसा हुआ है, लेकिन बस ये सरफेस को टच ना करे। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, बिल्कुल सीधा रखिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, तब तक इसको आराम से रखें जब तक मरकरी स्टेटिक ना हो जाए। मतलब अगर रीडिंग चढ़ रहा है ऊपर, तो अगर जब ये पूरी तरीके से स्टेटिक हो जाए तब इसको रोकिए। नोट द रीडिंग, रीडिंग नोट करिए। इट गिव्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम। ये उस समय वाटर का एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको बताएगा। ऑब्वियसली इस रीडिंग थर्मामीटर की रीडिंग बताएगी। तो इसी तरीके से सिंपल वे में लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज किया जाता है, ठीक है। सेम चीज़ मैंने बताया था कि क्या हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए मेजर कर सकते हैं क्या? कैन यू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? ऑब्वियसली नॉट, इट इज़ नॉन कन्वीनियंट। ये सही नहीं होता इस पर्पज़ के लिए, इसके लिए क्लिनिकल ऑडी बनाया गया है। अब एक क्वेश्चन है, अब इसीलिए हमने देखा लेबोरेटरी का यूज करते हैं, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में मेन डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली एक ही थर्मामीटर क्यों नहीं बनाया गया? दो अलग अलग टेम्परेचर्स थर्मामीटर बनाने की जरूरत क्यों होगी? इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका आता है कि व्हाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन द क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट द माउथ? लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है बेटा, जब आप सॉल्यूशंस में जब तक वो रहेगा तब तक वो रीडिंग शो करता है।
जैसे ही उसको आप बाहर निकालोगे वो रीडिंग उसकी नीचे आ जाती है। लेकिन जब हमने क्लिनिकल थर्मामीटर यूज किया होगा, अब इसलिए उसको हमने बॉडी से निकालने के बाद आराम से उसको सामने देखते हैं, उसका टेम्परेचर राइज या नीचे नहीं आता, फॉल नहीं होता। आखिर ऐसा क्या है उस टेम्परेचर में? दोनों तो सेम थिंग्स है। तो इसको क्या याद रखना है बेटा, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड किंक। ये देखिए इस टाइप का शेप का होता है, जो मेटल होता है ना उसके पहले अगर ये रीडिंग होती है तो यहाँ इस टाइप का एक शेप होता है, जिसको बोलते हैं किंक। यहाँ पे दिख रहा होगा ये किंक क्या करता है बेटा, नियर द बर्ड प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ओन, यानी कि जहाँ तक वो रीजन गया उस पर उसको रोक के रखता है, उससे नीचे उसको नहीं आने देता तब तक जब तक हम झटका नहीं मारेंगे। तो झटका मारने के बाद तो जबरदस्ती लिक्विड है तो नीचे आ जाता है, लेकिन जब तक उसको झटका नहीं मारते वो लेवल नीचे नहीं आता। तो इस मेन याद रखिएगा, किंक के कारण क्लिनिकल थर्मामीटर अपने रीडिंग को स्टैटिक रख पाती है, उसको नीचे नहीं आने देती। यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल में अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको याद रखना है किंक के बारे में। किंक ही वो चीज़ है जिसके कारण क्लिनिकल अपने टेम्परेचर को स्टैटिक रख पाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में रीडिंग क्या आती है, नीचे आ जाती है। आई होप यू ऑल विल गेट द डिफरेंस। चलिए अब तीसरे की बात, जब मैंने आपको बताया था डिजिटल थर्मामीटर में, उसी का एक फिगर है, ये डिजिटल थर्मामीटर है, काफ़ी यूज में है मरकरी में। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ योर थर्मामीटर। अगर गलती से थर्मामीटर आपका ब्रेकडाउन हो जाता है तो ऑब्वियसली उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही चमकीला होता है, शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है, स्लीपी होता है और टॉक्सिक भी होता है, जहरीला होता है। इसीलिए आजकल एक नया थर्मामीटर का प्रचलन है बेटा, डिजिटल थर्मामीटर, जिसमें मरकरी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब इसलिए डिजिटल थर्मामीटर है, डिवाइस पे काम करता है, ऐसे चिप्स पे। हाँ, यहाँ पे मेटल्स होते हैं लेकिन ये रीडिंग शो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर्स, ट्रांजिस्टर सर्किट से बनाया जाता है, इसमें मरकरी यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक और नाम आपको पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। इनका यूज किया जाता है बेटा वेदर रिपोर्ट्स में, मौसम विभाग। जैसे आप लोग मोबाइल्स में या टीवी पे पहले ही देखते हो, 2-3-4 दिन पहले की भविष्यवाणी बताई जाती है। इसके अलावा डेली का वेदर रिपोर्ट बनाया जाता है, जिससे आपको बताते हैं ना कि आज फॉर एग्जांपल आज ही का डे का कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें रोज़ मौसम, हमारा जो फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको एक्सप्लेन करता है। हो सकता है आपको बोला जाए कि आज मैक्सिमम आपका 35 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम आपका 26 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर उनको कैसे पता चलता है, तो इसके लिए एक थर्मामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है, अब इसलिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको यूज़ करती है, जिसके आधार पर वो वेदर रिपोर्ट्स या बाकी चीज़ों को बताती है। गॉट इट? ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से थर्मामीटर हमारे टेम्परेचर्स को मेजर करता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीट की चर्चा करते हैं कि ये जो हीट है एक्चुअली हमारी बॉडी से थर्मामीटर में ट्रांसफ़र हुआ, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है, ताकि होता कैसे है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जनरेट कैसे होता है। तो जो ऑब्वियसली हीट जो है ना, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन और याद रखिएगा जब भी हीट फ्लो करेगा, ट्रांसफ़र होगा, तो ये होगा कहाँ बेटा, हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए कि हमेशा हीट हॉट टू कोल्ड फ्लो करता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो होता है। ठीक है, एंड द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर इनटू द कोल्डर इन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो हीट का ट्रांसफ़र है ना, वो 3 वे में होता है। 3 वे में मतलब पहला होता है बेटा कंडक्शन, दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। ठीक है, कन्वेक्शन और तीसरा क्या बेटा, रेडिएशन। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला चर्चा हम लोग कर रहे हैं कंडक्शंस की। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कंडक्शंस की। कंडक्शंस मैक्स किसमें होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में। जो ऑब्जेक्ट आपको पता है, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के केस में क्या होता है बेटा, कंडक्शंस, और इसीलिए इसका डिफिनेशन है द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर इनटू द कोल्डर हीट। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में हॉट टू कोल्ड जो ट्रांसफर हुआ हीट का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन।
जनरली जो सॉलिड में होता है बेटा वो किससे होता है, कंडक्शन से होता है। कई सारे एग्जांपल्स है जो आप लोग घर में देखते हो, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होती है, बर्तन होते हैं कुक वाले, ठीक है, तो उसमें देखते हो बर्तन, जैसे हमारा ये मान लो गैस है, ये हमारा फ्लेम है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कोई कंटेनर डालते हैं तो ऑब्वियसली फ्लेम बस इतने दूर में लगता है बेटा, लेकिन आप देखते हो कुछ देर बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट हीट हो जाता है ऊपर से नीचे तक, तभी तो खाना पक पाता है। तो आखिर हमने फ्लेम तो बस इतना एनर्जी दे रहा था ना, ये बाकी ऑब्जेक्ट बाकी जगह पे हीट कैसे गया, तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा। ये आखिर ये गर्म चीज़ें यहाँ भी तो पहुँची होंगी ना, तो ऑब्वियसली, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होगा, कहाँ, हॉटर टू कोल्डर, पहले यहाँ पे हॉट था, यहाँ से इन सारी जगह पे ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे इस कंडक्शंस का एग्जांपल एक मैंने दिखाया है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा ठीक से इस एनिमेशंस को देखिए, यहाँ पे इसको फ्लेम मिल रहा है, यहाँ पे फ्लेम मिल रहा है, ठीक है, और उस फ्लेम के बाद हीट तो ये यहाँ कर रहा है, लेकिन यहाँ के बाद यहाँ और यहाँ ये सारी चीज़ें देखिए, एक्चुअली क्या होता है बेटा, सॉलिड, देखो सॉलिड में क्या होता है आपको पता है, सॉलिड क्या बोलता है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल टच्ड होता है, बिल्कुल टच्ड होता है। जैसे मान के चलो 5-6 चीज़ों को लगातार हमने लगा दिया है, अब हम हीट दे रहे हैं पहले ऑब्जेक्ट को, तो दूसरे ऑब्जेक्ट तक वो कैसे पहुंचेगा, या क्या ये पार्टिकल्स, आप ठीक से देखिए इसको, क्या ये पार्टिकल्स जिसको हीट मिल रहा है ये क्या खुद यहाँ पे पहुंच जा रहा है क्या, ऑब्वियसली नहीं, ये अपने आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारता है, आगे वाले पार्टिकल उसको धक्का मारता है, फिर उसके आगे वाले को, तो एक तरह से ये एक दूसरे को पुश करते हैं। ये हिट होने के बाद उनको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी का एक दूसरे को धक्का लगाता रहता है, और इसके कारण सॉलिड में क्या होता है कंडक्शन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट ही यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता और इसलिए एक दूसरे को पुश आउट करता है, धक्का मारता है, ठीक है। इस तरीके से हीट का होता है ट्रांसफर, ठीक है। देखिए यहाँ और थोड़ी समझते हैं, टेक अ रॉड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप है, एल्युमिनियम का लिया गया या लोहे का ले लिया, कोई भी मेटल ले सकते हैं। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द हैंड, इस पर क्या है, कुछ वैक्स मोम के लगाए गए हैं, दिस पीसेज वुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ पे देखिए ये इक्वल डिस्टेंस पे कुछ वैक्स लगाया गया है। पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन द बिटवीन ब्रिक्स, यहाँ पे एक ब्रिक्स है, इसके बीच में रॉड को डाल दिया गया, यहाँ पे छोटे छोटे बब्बिस लगाया गया। हिट द अदर एंड ऑफ द रॉड, और एक जो दूसरा एंड है बेटा, दूसरे एंड पे इसको हॉट किया जा रहा है। तो आप देखोगे कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि होगा क्या बेटा, जब इसको करेंगे ना तो आप देखोगे पहले ये वैक्स मेल्ट होगा, फिर ये वैक्स मेल्ट होगा, फिर ये वैक्स मेल्ट होगा, फिर ये वैक्स मेल्ट होगा, धीरे धीरे ना ये चारों वैक्स मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हीट जब पहुंचेगा ना तो पहले ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, पहले इसको टच करेगा, फिर इधर, क्योंकि ये एक दूसरे को धक्का लगा रहा है आगे वाले को, जब मैंने आपको समझाया तो ऑब्वियसली चारों क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। अब ठीक है, एक छोटा सा एनिमेशन मैंने आपके लिए दिखाया है, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेम यही कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका हीट है, ये इसके बगल में पर्सन्स है, इसने जैसे एक बुक देखिए आप ठीक से, ये बुक इसको गया, फिर ये इसको गया, ये फिर इसको गया, फिर इसको, देख रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है, बिल्कुल वही ऑब्जेक्ट है। जब ये एक दूसरे से चिपके होते हैं ना, तो इसी तरीके से हीट वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे एक एक पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करता है, जैसे ये अपने बुक्स को ट्रांसफ़र कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। इस देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्टैटिक हैं, ये कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं है, बस ये क्या कर रहे हैं, अपने हैंड को मूवमेंट करा के पहला, यानी कि एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, पुश आउट्स कर रहे हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। इसी तरीके से कंडक्शंस में हीट भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो वो जो एक्टिविटी थी वैक्स पीसेज में क्या होता है बेटा, वैक्स मेल्ट हो जाता है, क्या ये नीचे गिर गया, ऑब्वियसली ये गेनिंग सफिशिएंट ही, जब उनको पूरी तरीके से एनर्जी मिलेगा तो ये मेल्ट होगा। सबसे पहले कौन सा पीस फर्स्ट होगा, तो जो सबसे नज़दीक होगा ना कैंडल से, वो पहले मेल्ट होगा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम, यस ऑब्वियसली जो हीट होगा जो सबसे हॉटर टू कोल्डर एंड में ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा हीट था उसके नज़दीक वाला वैक्स पहले मेल्ट होगा, उसके बाद में मेल्ट होगा। तो हमेशा जो हीट होती है बेटा वो हॉटर टू कोल्डर एंड होती है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि एक एक्टिविटी से बताइए कि जो हीट होती है हमेशा हॉटर टू कोल्ड एंड होती है, आप ये वैक्स वाली एक्टिविटी वहाँ पे पुट डाउन कर सकते हो, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा हॉट टू कोल्ड एंड में ही ट्रांसफ़र होता है।
नेक्स्टली एक और चीज़ ये है कि एक, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा थोड़ा सा कंडक्शंस में ही आगे, एक वाटर हीट किया गया स्मॉल पैन और बीकर में, एक, ठीक है। इसके बाद कलेक्ट सम आर्टिकल्स लाइक स्टील स्पून, प्लास्टिक स्टील, पेंसिल एंड डिवाइडर, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग मटेरियल्स जिसमें आपके स्टील के स्पून हो सकते हैं, प्लास्टिक स्केल है, पेंसिल और डिवाइडर, 4 अलग अलग चीज़ है। डीप 1 mm ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। अब इस पानी में ना इन सारी चीज़ों को डाल देंगे, स्केल भी डाल दीजिए, पेंसिल भी डालिए, प्लास्टिक भी डालिए, स्टील स्पून भी डालिए। कुछ मिनट बाद इसको निकालिए और दूसरे एंड को छुइए या उसको छुइए, तो आप देखेंगे द एंड बिकम्स हॉट बाय कंडक्शन ऑफ हीट, इसका दूसरा हिस्सा भी गर्म हो गया है। लेकिन क्या सारे सब्सटेंस हीट हो गए होंगे बेटा? क्या इन सब को छूने पे गर्म हुआ होगा क्या? नो, ये अलग अलग मटेरियल्स के नेचर पर डिपेंड करता है। अब जैसे हमने प्लास्टिक स्पून को छुआ होगा, हमें नहीं महसूस होगा, पेंसिल को छुएंगे नहीं होगा, डिवाइडर को छुएंगे तो इसका मेटल वाला हिस्सा छुएंगे होगा, स्टील स्पून गर्म होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे। जो कंडक्टर होगा हीट का वो तो गर्म हो जाएगा, जो कंडक्टर बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर, वहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो गर्म नहीं होगा। तो अब इसलिए कंडक्शन सारे ऑब्जेक्ट में नहीं होता। कंडक्शन किस पर डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट कंडक्टर होगा, ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, या तो वो गुड कंडक्टर होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर जो जिसके अंदर कंडक्टिविटी अच्छे से होती हो, लाइक मेटल्स, आपका एल्युमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, सिल्वर है, ये सब क्या बेटा अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। और जो प्लास्टिक्स है, आपके वुड है, ऐसे डिवाइसेज है, ब्रिक्स है, क्लॉथ्स है, जो आपके बैड कंडक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होती या हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ऑब्वियसली जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा वहाँ कंडक्शन कैसे होगा? तो इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स क्या हो सकते हैं। इसमें कंडक्टर्स होते हैं, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, जो अपने अंदर से आसानी से हीट को पास होने दे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टर। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप एल्युमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, ये सारे आपके कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है इंसुलेटर्स, या फिर इसको पूरे या बैड कंडक्टर बोल सकते हैं। वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास न होने दे, उसको पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं, दैट इज द इंसुलेटर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, वैसे पदार्थ, वैसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से आसानी से हीट को पास न होने दे, उसको पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है या वुड है। वाटर, एयर भी आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली वाटर के अंदर कंडक्शन होता है, लेकिन वो वाटर के कारण नहीं होता, उसके अंदर जो मिनरल्स आयंस पाए जाते हैं उसके कारण होता है। नहीं तो ये दोनों भी आपके क्या बेटा? पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। देखिए एक एक्टिविटी और है आपके, एक राउंड बॉटम फ्लास्क यहाँ पे देख रहे हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, इसको बोलते हैं 2/3 विथ वाटर। इसके 2/3 हिस्से को हमने पानी से फिल किया है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एज अ बॉटम, यहाँ पे एक सॉल्यूशन डाला गया है जिसको बोलते हैं, लाल लाल पिंक टाइप का दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। इस क्रिस्टल के नीचे इसको फ्लेम के थ्रू से गर्म किया जा रहा है। व्हेन वाटर हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। ऑब्वियसली जब पानी गर्म होगा तो उसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो भी हीट होगा, वो भी गर्म होगा। तो होगा क्या बेटा इससे हम क्या देखना चाह रहे हैं? आखिर इसके हीट होने से क्या होगा? देखिए, जब होगा तो इसके अंदर जो हॉट वाटर होगा वो ऊपर, उसका लेवल क्या होता है बेटा? राइज अप हो जाता है, ऊपर हो जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द हीट। जो ठंडा पानी होता है वो कहाँ जाएगा? देखिए, गर्म ऊपर और ठंडा, गर्म हमेशा जाएगा ऊपर और ठंडा पानी नीचे की ओर भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि अगर वो ऊपर जाएगा तो नीचे स्पेस तो खाली होगा ना। एक कंटेनर्स में जो लेवल है, अगर इसमें कोई पार्टिकल्स ऊपर जाएगा तो नीचे का स्पेस तो खाली होगा। तो ऑब्वियसली जो नीचे का पानी है वो आपने देखा होगा बॉईल करते समय वहाँ पे कुछ बुलबुला टाइप ऐसा कंडक्शन मूवमेंट नज़र आता है, अच्छे से नज़र नहीं आएगा। लेकिन तो ठंडा पानी नीचे और हॉट वाटर ऊपर, तो ये प्रोसेस चलता रहता है एक वाटर साइकिल में तब तक जब तक कि ये पानी पूरी तरीके से हीट ना हो जाए। यानी कि जब तक वाटर पूरी तरीके से हीट नहीं होगा, कोल्ड वाटर बॉटम की ओर आता है, हॉट वाटर ऊपर की ओर जाता है, ये चलता रहता है, ये पूरा साइकिल है। और इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। यानी कि कन्वेक्शन में ज़्यादातर याद रखें बेटा, ये लिक्विड और गैस के केस में होता है। ठीक है, यानी कि वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र जिसमें हॉट वाटर ऊपर की ओर जा रही है या लिक्विड्स
बाकी कोल्ड वाटर या लिक्विड नीचे की ओर जा रही है, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्शन। और इस टाइप से जो हीट का ट्रांसफर होता है लिक्विड्स के अंदर या गैस के अंदर, दिस मोड ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी कि सॉलिड्स में हमने क्या देखा, कंडक्शन, ये दूसरी कैटेगरी है बेटा कन्वेक्शन, जो वाटर और लिक्विड के केस में आप लोग याद रखिए, ठीक है। एक एक्टिविटी है, एक कैंडल को जलाइए, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड अदर साइड डाउन द वे। उसमें क्या बटिया, एक हाथ को फ्लेम के ऊपर रखिए और दूसरा साइड में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक साइड्स में हैंड और एक ऊपर से रखा गया है। द एयर टुवर्ड्स द टॉप गेट्स हीटेड बाय द कन्वेक्शंस। यहाँ पे आपको हाथ में गर्माहट महसूस होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो एयर होगा, इसके चारों ओर जो एयर होगा ना, वो हीट हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस उसको बोलते हैं बेटा कन्वेक्शन। द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसीलिए हमको हाथ गर्म लगेगा, उसका फील होगा। ऑन द अदर साइड देयर इज नो कन्वेक्शन, इट डज नॉट फील हॉट। लेकिन जो साइड वाले हाथ हैं, ये आप इसमें आपको हॉट महसूस नहीं होगा, जबकि वो बिल्कुल बगल में होगा। रीजन, क्योंकि ये गर्म हवा ऊपर जाती है और जो हवा ऊपर जाएगी वही तो हिट करेगी। नीचे ठंडी हवा है साइड्स में, तो वहाँ पे वर्ड एयर तो है लेकिन ठंड है, तो अब इसलिए वो आपको गर्म महसूस नहीं कराएगी। तो इस एक्टिविटी से भी आप समझ सकते हो कि जो हॉट एयर है वो हमेशा राइज करता है और कोल्ड एयर साइड्स में मूवमेंट करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्शन, ठीक है। तो हमने आज देखा कंडक्शन और कन्वेक्शन तक के स्टेप्स को। इसके आगे ट्रांसफर हीट में लैंड ब्रिज या सॉलिड ब्रिज, आज के पार्ट में बेटा हमने कंडक्शन, कन्वेक्शंस, हीट ऑफ ट्रांसफ़र के मोड्स, हीट क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, इन सब के बारे में जाना है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम लोग हीट ऑफ ट्रांसफ़र के अंदर रेडिएशंस को और लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इसको अच्छे से स्टडी करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। फिर से मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।